अब लीज की डेफिनेशन, लीज का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं आईएफआरएस 16 लीजेस में लेसी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग, कि लेसी अपनी बुक्स में एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से अकाउंट फॉर कर रहा होगा। आईएफआरएस 16 लीजेस के स्टैंडर्ड में हम लेसी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कवर करने लगे, और लेसी की ट्रीटमेंट कवर करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह लेसोर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे होंगे। लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आप लोगों ने कैफ लेवल पे भी ऑलरेडी आईएफआरएस 16 कुछ हद तक कवर किया है। कैफ लेवल पे आपने आईएफआरएस 16 में लेसोर के पर्सपेक्टिव से देखा था कि लेसोर एक लीज को एज अ फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई करता है। लेसोर पहले तो डिटरमाइन करता है कि लीज फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, और फिर अकॉर्डिंगली उस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन लेसी के पर्सपेक्टिव से लीज की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज की टर्म्स लेसी की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। लेसी के लिए फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेसी आईएफआरएस 16 के तहत अगर एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंट फॉर कर रहा है तो कमिटमेंट डेट पे, अब कमिटमेंट डेट क्या है? कमिटमेंट डेट वो डेट है जिस दिन एक आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज लेसोर लेसी को मेड अवेलेबल कर दे। वो डेट जिस दिन एक आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज लेसोर मेड अवेलेबल कर दे लेसी को, वो डेट कमिटमेंट डेट कहलाई जाएगी। याद रखिएगा, कमिटमेंट डेट इज नॉट द लीज एग्रीमेंट डेट। कमिटमेंट डेट इज नॉट द कमिटमेंट डेट। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपको एक बेंगलोर रेंट पे लेना हो, तो आप लैंडलॉर्ड से डिस्कशन करते हो, निगोशिएशन करते हो और एक लीज एग्रीमेंट साइन करते हो, और फिर कोई एक फ्यूचर डेट डिसाइड करते हो जिस दिन वो आपको बेंगलोर का पोजीशन दे रहा होता है। तो जिस दिन आपने लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट किया या एटलीस्ट कमिटमेंट कर ली, ये एग्रीमेंट डेट है, ये कमिटमेंट डेट है। कमिटमेंट डेट क्या चीज होगी? कमिटमेंट डेट वो डेट होगी जिस दिन लेसोर अपने आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज लेसी को मेड अवेलेबल कर रहा होगा। हो सकता है कि एग्रीमेंट डेट कमिटमेंट डेट सेम ही हो, लेकिन प्रैक्टिकली कमिटमेंट डेट लेटर स्टेज पे आती है, पहले एग्रीमेंट हो रहा होता है। लेसी कमिटमेंट डेट पे यानी कि व्हेन द लेसोर मेक्स द अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल टू द लेसी, लेसी अपनी बुक्स में एक एसेट रिकॉर्ड करेगा राइट टू यूज एसेट के नाम से, और लेसी अपनी बुक्स में एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा होगा लीज लायबिलिटी के नाम से। ये आईएफआरएस 16 लेसी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, दो केसेस ऐसे भी हैं जहां पे लेसी को ऑप्शनल एग्जेम्पशंस दी गई है कि लेसी चाहे तो आईएफआरएस 16 की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग इस्तेमाल ना करे, आईएफआरएस 16 की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग अप्लाई ना करे, बल्कि कुछ ऑप्शनल सिंपलर अकाउंटिंग कर सकता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू लीज का नाम देंगे। इसे हम लेटर स्टेज पे कवर करेंगे। दो सिचुएशंस में, दो सिनेरियोज में लेसी को ये ऑप्शन दिया गया है कि वो आईएफआरएस 16 को अप्लाई ना करे और एक सिंपल रेंट एक्सपेंस वाली अकाउंटिंग कर रहा होगा। पहला केस है शॉर्ट टर्म लीज का, दूसरा केस है लो वैल्यू लीज का। इससे हम लेटर स्टेज पे कवर करेंगे। अभी हम आईएफआरएस 16 के अम्ब्रेला में, आईएफआरएस 16 के अंडर में लेसी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं। कमिटमेंट डेट पे यानी कि वो दिन जिस दिन लेसोर अपने आइडेंटिफाइड एसेट का राइट टू यूज लेसी को मेड अवेलेबल करेगा, उस दिन कमिटमेंट डेट पे लेसी अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा राइट टू यूज एसेट के नाम से, लेसी अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा लीज लायबिलिटी के नाम से। लीज लायबिलिटी में वो सारी लीज पेमेंट्स आएंगी जो कि कमिटमेंट डेट पे लेसी ने लेसोर को पे नहीं की। लीज कमिटमेंट डेट पे हम जो लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे उसमें वो सारी पेमेंट्स कंसिडर करेंगे जो हमने कमिटमेंट डेट पे नहीं पे की, फ्यूचर में पे करनी है। उन सारी लीज पेमेंट्स की हम डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। वो सारी लीज पेमेंट जो लेसी ने लेसोर को पे करनी है फ्यूचर में, जो कमिटमेंट डेट या कमिटमेंट डेट से पहले पे नहीं की, उन सारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स की हम डिस्काउंटिंग करेंगे एक डिस्काउंट रेट से, और हम अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे होंगे जिसे हम लीज लायबिलिटी का नाम देंगे। अब ये डिस्काउंट रेट के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे कि डिस्काउंट रेट क्या होता है। थोड़ा बहुत बता देता हूं कि डिस्काउंट रेट में एक इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का कांसेप्ट आप देखेंगे। डिस्काउंट रेट में आप इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का कांसेप्ट आप देखेंगे, लेकिन इसे हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसे डिस्काउंट रेट का नाम दे रहे हैं। और लेसी अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा राइट टू यूज एसेट के नाम से। इस राइट टू यूज एसेट में क्या क्या चीजें आएंगी? सर, राइट टू यूज में जितनी आपने लीज लायबिलिटी वर्कआउट की है, यानी कि जो भी लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू वर्कआउट की है, ये आपके राइट टू यूज एसेट का पार्ट बन रही होगी। अगर कोई लीज पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि हमने कमिटमेंट डेट पे या कमिटमेंट डेट से पहले ही कर दी है, ये भी आपके राइट टू यूज का पार्ट बन रही होगी। तो राइट टू यूज में लीज लायबिलिटी का अमाउंट आएगा, लीज पेमेंट्स मेड एट और बिफोर द कमिटमेंट डेट। अगर कमिटमेंट डेट से पहले ही मैंने कोई कुछ पेमेंट्स कर दी है, जनरली ये डाउन पेमेंट्स होती हैं, जनरली एडवांस रेंटल्स होते हैं,
लेस एनी लीज इंसेंटिव, अगर मुझे कोई लीज इंसेंटिव मिलना है तो इसे मैं राइट टू यूज से नेट या माइनस कर दूंगा। नंबर 3, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय द लेसी, राइट टू यूज में आप वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी कैपिटलाइज करेंगे जो लेसी ने बर्दाश्त की है, जो लेसी ने इनकर की है। अगर लेसी ने अपने ब्रोकर को, अपने एजेंट को कोई कमीशन, कोई फी, कोई लीगल चार्जेस वगैरह पे किए हैं, तो वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो कि लेसी बर्दाश्त कर रहा है, लेसॉन नहीं, वो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आप राइट टू यूज एसेट का पार्ट बनाएंगे। एंड नंबर 4, एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अगर एक लीज एसेट की इंस्टॉलेशन या लीज एसेट की एक्विजिशन या लीज एसेट की परचेज की वजह से लेसी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसने एसेट को डिसमेंटल करना है फ्यूचर में, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी आप राइट टू यूज में कैपिटलाइज कर रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हो। तो कमिटमेंट डेट पे लेसी अपने पास एक एसेट रिकॉर्ड करेगा राइट टू यूज एसेट के नाम से, लेसी अपने पास एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा लीज लायबिलिटी के नाम से। लीज लायबिलिटी में हम सारी फ्यूचर लीज पेमेंट्स की डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या इस्तेमाल होगा, इसको हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। राइट टू यूज एसेट में आप 3-4 चीजें लोगे। नंबर 1, आप अपनी लीज लायबिलिटी का अमाउंट लोगे। नंबर 2, आप वो पेमेंट्स कंसिडर करोगे जो आप कमिटमेंट डेट के वक्त या कमिटमेंट डेट से पहले कर चुके हो। नंबर 3, अगर आपको कोई लीज इंसेंटिव्स वगैरह मिला है तो उसे राइट टू यूज में एडजस्ट या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर 4, अगर लेसी ने कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर की है तो लेसी उसे भी राइट टू यूज में कैपिटलाइज कर रहा होगा। एंड नंबर 5, अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह की ऑब्लिगेशन लेसी के ऊपर आती है तो फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू भी हम राइट टू यूज में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। तो कमिटमेंट डेट पे लेसी अपनी बुक्स में राइट टू यूज एसेट और एक लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। फिर ओवर द लीज टर्म हम अपने राइट टू यूज एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ओवर द लीज टर्म अपने राइट टू यूज एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन के लिए भी कोई ना कोई मेथोडोलॉजी, कोई ना कोई मेथड होगा। फिलहाल हम इसको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी डेप्रिशिएट कर सकता है। और ओवर द लीज टर्म हम अपनी लीज लायबिलिटी को अनवाइंड करेंगे और उसके अगेंस्ट रेंटल्स पे कर रहे होंगे। तो जो राइट टू यूज मैंने रिकॉर्ड किया है इसे मैं ओवर द लीज टर्म डेप्रिशिएट करूंगा। कुछ केसेस में यूजफुल लाइफ में भी किस तरह से डेप्रिशिएट करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हम अपनी लीज लायबिलिटी को अनवाइंड कर रहे होंगे और जो भी हम रेंटल पे कर रहे हैं अकॉर्डिंगली वो पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा, हमारी लीज लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा होगा। तो ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू था। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी माइनर डिटेल्स भी इसमें डिस्कस करनी है जो कि हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। पहले जो हमने एक आसान सा ओवरऑल लेसी की पर्सपेक्टिव से लीज कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया है, इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं।